अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको आमतौर पर वहम की बीमारी कहा जाता है। ये क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और ट्रीटमेंट तक की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी अलामात के बारे में बात की जाए तो जो अलामात होती हैं OCD की वो ये हैं कि किसी भी चीज़ के छूने पर गंदगी का एहसास होना और फिर इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए बार बार हाथ, चेहरा या कपड़े धोना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरतीब देकर रखना और चीज़ों की बेतरतीबी पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, चूल्हा, दरवाज़ा या कुंडी के बंद ना होने का शक रहना और उनको बार बार चेक करते रहना और अपनी एक ही रूटीन पर सख्ती से अमल करना। अगर इस रूटीन में ज़रा सी रद्दबदल हो जाए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आम तौर पर दो किस्म की अलामात होती हैं, एक तो ऑब्सेशंस और दूसरा कंपल्शंस। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? इनको वहम के ख्यालात कहा जाता है और कंपल्शंस ऐसे काम जिनको बार बार करने के लिए मरीज़ अपने आप को मजबूर पाता है। हम सबसे पहले ऑब्सेशंस की यानी वहम के ख्यालात की बात करते हैं। जो मरीज़ होते हैं उनके जहन में बार बार कुछ ख्यालात, वहम, शक और वसवसे बार बार आते हैं और घंटों तक आते रहते हैं। आम तौर पर ये वहम बहुत तकलीफदेह होते हैं क्योंकि ये तशद्दुद पर मबनी होते हैं या जिनसी नौयत के होते हैं और मरीज़ को ये भी पता होता है कि ये फजूल ख्यालात हैं और ये उसके अपने ही ख्यालात हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है और वो बार बार इनको जहन से झटकने की कोशिश करता है, लेकिन ये ख्यालात जहन से नहीं निकलते और ये उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके जहन में आते रहते हैं कि वो किसी को बुरा भला कहें या किसी को मार दें। बाज़ दफ़ा मरीज़ों को दिन भर ऐसे ख्यालात आते रहते हैं कि वो जरासीम आलूदा हैं या गिर्द आलूदा हैं और उनको कोई बड़ी बीमारी जैसा कि कैंसर और एड्स वगैरह लग जाएगी। अब हम बात करते हैं कंपल्शंस की, यानी बार बार कोई काम किए चले जाना। ये कंपल्शंस जो होती हैं ये इन ख्यालात के नतीजे में आती हैं जो मरीज़ के जहन में हर वक्त आते रहते हैं। मरीज़ अपने ख्यालात के नतीजे में कोई काम बार बार करता है और घंटों तक वो काम करता ही रहता है। मसलन बाज़ लोग एक एक घंटे तक हाथ धोते हैं, नहाते हैं, अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े धोते हैं या सफाई करते हैं और 50-50 दफ़ा चेक करते हैं कि कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। और अक्सर मरीज़ों को पता भी होता है कि वो ये काम कर चुके और इसे दोबारा करना फ़जूल है, वो अपने ख्यालात के हाथों मजबूर होते हैं और इनके दिल में इस काम के करने का शदीद तकाज़ा पैदा होता है, जिसके नतीजे में वो इस काम को बार बार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनके घर वालों पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि OCD कितना आम है और इस बीमारी की शरह क्या है। आम तौर पर OCD से ज़िंदगी में 2% इंसान कभी ना कभी मुतासिर होते हैं और औरतों और मर्दों में इस बीमारी की शरह जो है वो बराबर है। OCD जो है ये बीमारी किस उम्र में होती है? आम तौर पर OCD की बीमारी लड़कपन में शुरू होती है या 20-22 साल की उम्र में शुरू होती है। अलामात कभी खुद ही शुरू हो जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं और फिर दोबारा वापस भी आ जाती हैं, लेकिन मरीज़ तब तक डॉक्टर से रुजू नहीं करता जब तक इस बीमारी को शुरू हुए कई साल ना गुजर चुके हुए हों। अब बात आती है कि जिन लोगों को OCD की बीमारी होती है क्या वो पागल होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों को OCD की बीमारी है वो ज़हनी एतबार से बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपनी इस बीमारी का इजहार करने में हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं कि कहीं लोग उन्हें पागल ना समझ लें। हालांकि मरीज़ इस बात से परेशान होते हैं कि कहीं वो इस बीमारी की वजह से अपने आप पर काबू ना खो बैठें, हालांकि ऐसा नहीं होता। OCD किस हद तक शदीद हो सकता है? OCD अगर बहुत ज़्यादा शदीद हो तो अपने रोज़मर्रा के काम करना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना या फैमिली के मामलात में दिलचस्पी वगैरह लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अगर मरीज़ अपने कंपल्शंस में जो काम वो बार बार करते हैं अगर उसमें अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करे तो उसकी फैमिली के लोग परेशान हो जाते हैं या उससे नाराज़ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि OCD का इलाज किन किन तरीक़ों से हो सकता है। OCD का इलाज करने के लिए इसमें दो तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक तो CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और ERP यानी एक्सपोजर
رسپانس پریونشن اور کوگنیٹو تھراپی یعنی CT. ERP جو ہے یہ طریقہ کار گھبراہٹ اور کمپلشن ایک دوسرے کو بڑھانے سے روکتا ہے۔ اگر انسان کسی گھبراہٹ والی صورتحال میں بہت زیادہ رہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی گھبراہٹ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ERP کا طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں یا اس طریقہ علاج میں مریض کو ان حالات کا سامنا کروایا جاتا ہے جس میں اس کو وہم ہوتے ہیں، مثلاً گرد آلود چیز جو ہے جس کا اسے وہم ہوتا ہے اس چیز کو چھونا، لیکن اس کے نتیجے میں جو کمپلشن پیدا ہوتی ہے اس کے عمل سے روکنا، مثلاً ہاتھ بار بار دھونا، اس سے روکا جاتا ہے اور تب تک جب تک اس کی گھبراہٹ ختم نہ ہو جائے یا کم نہ ہو جائے۔ اس علاج کو اچانک پورا کرنے کے بجائے آہستہ آہستہ یا سٹیپ وائز کرنا بہتر ہے۔ سب سے پہلے ان چیزوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے جن سے آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے یا جن سے مریض دور رہتے ہیں، اور ان حالات اور واقعات کا یا ان وہم کا لسٹ میں سب سے اینڈ پہ ان کو شامل کیا جاتا ہے، اور ان حالات اور خیالات کو لسٹ میں سب سے نیچے رکھا جاتا ہے جس میں سب سے کم گھبراہٹ ہوتی ہے، اور سب سے پہلے مریض کو ان حالات کا سامنا کروایا جاتا ہے جس میں اس کو کم گھبراہٹ ہوتی ہے، پھر سٹیپ وائز اس کو ان حالات کا سامنا کروایا جاتا ہے جس میں اس کو سب سے زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس طرح مریض کی جو گھبراہٹ ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کوگنیٹو تھراپی ہے۔ یہ ایسا نفسیاتی طریقہ علاج ہے جس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ مریض کو اس کے آبسیشن سے تکلیف ہونا کسی حد تک کم ہو جائے۔ وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا لیکن اس سے اس کی تکلیف میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز بھی OCD کی بیماری کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز میں SSRI یعنی سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر جو ہیں، یہ آبسیشنز اور کمپلشنز کو کم کرتی ہیں، اور یہ ان لوگوں میں بھی کام کرتی ہیں جن کو ڈپریشن نہ ہو۔ یہ اکیلے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، اور اگر ساتھ میں سائیکو تھراپی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر SSRI کا علاج 3 ماہ کے استعمال کے باوجود بھی کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو تو کوئی دوسری SSRI کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سا طریقہ علاج زیادہ بہتر ہے۔ اگر مرض بہت زیادہ شدید ہو تو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز کے ساتھ سائیکو تھراپی کا استعمال مریض کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اگر مرض کی ابھی شدت اتنی زیادہ نہیں ہے تو صرف سائیکو تھراپی سے اس کے مرض میں کمی آ سکتی، اور اگر مرض کی شدت اتنی زیادہ نہ ہو تو صرف سائیکو تھراپی سے اس کے مرض میں، اس بیماری میں کمی آ سکتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔